अस्सलामुअलैकुम। फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जो हम ट्रॉमा पढ़ रहे थे, ट्रॉमा में हमने ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उनके मैकेनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जो है वो सारे टेबल्स, इसमें बहुत सारे टेबल्स है बुक में, वो एक दफ़ा जो है वो आपने रीड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम फ्लूइड मैनेजमेंट जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। फ्लूइड मैनेजमेंट में हम गए क्रिस्टलाइट्स के बारे में, फिर क्रिस्टलाइट्स में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कोलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। कोलाइड्स के बाद जो है वो ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है। या फिर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। ओके, आज जो है वो हम डैमेज कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कि अगर किसी को ट्रॉमा हो गया या आपके पास ट्रॉमा पेशेंट आ गया, ठीक है, तो आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, आपके पास जो है वो एक ट्रॉमा पेशेंट आ गया। अब ट्रॉमा पेशेंट को आपने किस तरह देखना है ताकि, और किस तरह जो है उसको मैनेज करना है ताकि उसका डैमेज जो है वो कंट्रोल रहे, देखिए, ताकि उसका डैमेज जो है वो इंक्रीज ना हो। सो डैमेज कंट्रोल इन ट्रॉमा। ठीक है, डैमेज कंट्रोल इन ट्रॉमा मेन चीज़ ये है कि हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ डैमेज कंट्रोल इन्वॉल्विंग परफॉर्मिंग सर्जरी इन स्टेजेस टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डेवलपिंग। डैमेज कंट्रोल का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने हर एक स्टेज के ऊपर जो है वो एक सर्जरी परफॉर्म करनी है ताकि पेशेंट जो है वो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस से बच जाए या मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस बनने से जो है वो रुक जाए। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सर्जरी का एक फर्स्ट स्टेप पे, या जो हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं या हम जो है वो एक्ट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, स्टॉप हेमरेज। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने हेमरेज को सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कंटामिनेशन। हेमरेज को स्टॉप किया, कंटामिनेशन को जो है वो कंट्रोल किया। ठीक है, क्लोज ऑन टेम्परली। आपने क्या किया, आपने स्टेज वन पे सबसे पहले हेमरेज को स्टॉप किया। हेमरेज स्टॉप करके आपने कंटामिनेशन को कंट्रोल किया। ठीक है, हेमरेज स्टॉप करने की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि आपने किस तरह स्टॉप करने है। सबसे पहले आपने ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई से नहीं हुआ, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस एक्सट्रीमिटी को या उस एरिया को एलिवेट रखना है हार्ट लेवल से। उससे भी नहीं हुआ तो फिर आपने पॉइंट प्रेशर देना है वोंड के ऊपर। ठीक है, पॉइंट प्रेशर दे के भी अगर नहीं हुआ तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर टॉर्निकेट बांध देना है। ठीक है, फिर आपने टॉर्निकेट बांध देना है, और अगर उससे भी नहीं हुआ फिर आपने डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ जाना है, जो उसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जो है वो आपने जाना है। ठीक है। ये क्या है, ये हेमरेज को स्टॉप करने के तरीका है। ठीक है, अब जब हम हेमरेज को स्टॉप करेंगे, उस एरिया को बंद करेंगे, उस पाथवे को जो है वो बंद करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो कंट्रोल कंटामिनेशन है। अभी मैं सिर्फ स्टॉप हेमरेज की बात कर रहा था। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंट्रोल कंटामिनेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो एक वुंड है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हाथ है। ठीक है, हाथ में जो है वो जहाँ पे कट लग गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई किया। जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आप ब्लड को स्टॉप कर रहे हो। दूसरा काम जो आप कर रहे हो, दूसरा आप ये कर रहे हो कि जो बाहर से कंटामिनेशन आ रही है ना, जो बाहर से डस्ट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीज़ें आ रही है
वो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया, आपने पार्ट जो है वो बंद कर दिया, आपने जो कट लगा हुआ था वो कवर कर दिया, ठीक है। तो जब हम वो कट वो पार्ट पे कवर करेंगे तो क्या है, कंट्रोल कंटामिनेशन, हमारा जो कंटामिनेशन है, जो ऊन खराब होने वाला था, ठीक है, या जो ऊन कंटामिनेट होने वाला था वो कंट्रोल हो जाएगा, वो बच जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोज वोंड टेम्परली, ठीक है। 3 काम आपने करने। सबसे पहले आपने क्या किया, हेमरेज को स्टॉप किया। उसके बाद जो है वो हेमरेज को स्टॉप करके आपका कंटामिनेशन जो है वो आपका कंटामिनेशन जो है वो कंट्रोल हो गया, ठीक है। कंटामिनेशन जब कंट्रोल हो गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस ओन को जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। इस ओन को आपने क्लोज करना है। अगर परमानेंटली जो है इसे हम क्लोज नहीं कर सकते तो हम इसे क्या कर लेते हैं, टेम्परली जो है वो क्लोज कर लेते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा देहाती इलाकों में मोस्टली, ठीक है। उधर क्या होता है, अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई जो है वो बच्चा वगैरह कोई जो है वो गिर जाता है कहीं से, ठीक है, कोई चोट वगैरह लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा उधर जो BHUs और ये सारे होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं, वो छोटे सेटअप सारे क्या करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, किस किस को आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ठीक है। बच्ची कह रही है कि आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे सड़क होते हैं वहाँ पे, ठीक है, देहाती इलाकों में या दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब आप कोई किसी पेशेंट को लेके जाते हो, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हम टेम्परली जो है वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर पट्टी शट्टी कर लेते हैं, ठीक है। और आप इसे जो है वो खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है, हम जो है वो खून को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, ऊपर जो है वो पट्टी कर लेंगे, लेकिन आपने जल्द ही इन्हें जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी बड़े सेटअप में जो है इन्हें लेके जाना है ठीक है। तो वो टेम्परली क्लोज करती है वोंड को। अब टेम्परली क्लोज करने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है, एक तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा जो बाहर से कंटामिनेशन आ रही है, जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनका खतरा है, ठीक है, क्योंकि ऊंड है, ठीक है, ऊंड जो है वो ओपन है, ओपन वोंड है, वहाँ से जो है वो ब्लड निकल रहा है, ठीक है। और ब्लड क्या है, ब्लड जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि वो क्या है, ब्लड जो है वो बेस्ट सोर्स है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इनरिच्ड है, रिच्ड न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये रिच्ड विद न्यूट्रिएंट है, तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। इस वजह से जो है वो बैक्टीरिया आसानी से यहाँ पे आके, या कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आके जो है वो इजीली ग्रो कर सकता है, या ठीक है क्लियर है आप, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है स्टेज 1 के अंदर जो 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, ओके। सो स्टेज 2 की तरफ अब आते हैं। स्टेज 2 में क्या कहते हैं, करेक्ट फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी बाय वार्मिंग, इंश्योरिंग एडुकेट resuscitation, in correcting coagulopathy, these intervention on continuous and the critical care unit, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो उसकी फिजियोलॉजिकल नॉर्मेलिटी है वो आपने क्या करना है, वो आपने करेक्ट करानी है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो रहा है। जब ब्लड लॉस हो रहा है, उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, वो लो हो रहा है, ठीक है, उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना जो है वो ब्लड का काम है, ठीक है। ब्लड टेम्परेचर उसका काफ़ी हद तक मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर वो बंदा जो है वो लेक ऑफ ब्लड डे या स्केट या ब्लड डे, ठीक है, या उसका ब्लड जो है वो कम जा रहा है, लो जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का, तो इसमें चांसेस ये है कि ये जो है ये हाइपोथर्मिया की तरफ चला जाए। जब ये हाइपोथर्मिया की तरफ चला जाएगा, आपने क्या करना है, आपने इसे कोशिश करनी है कि इसे वार्म रखो आप, ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है, इंश्योरिंग एडिकेट रिससिटेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को रिससिटेट करना है। टेम्परेचर तो आपने कर लिया, ठीक है, टेम्परेचर तो आपने कर लिया, हाइपोथर्मिया से तो आपने बचा लिया। हाइपोथर्मिया के बाद आपने क्या करना है, इंश्योरिंग एडिकेट रिससिटेशन, आपने इस रिससिटेशन करानी है पेशेंट को एडिकेटली, ठीक है, पेशेंट को रिससिटेट करना है। अब रिससिटेट करने का तरीका क्या है, रिससिटेट करने का तरीका ये है कि आपने आपने क्या करना है, आपने जो है अब देखना है,
अब पेशेंट को जो है वो आपने क्या किया, पेशेंट को अब आपने असेस करना है, ठीक है। किन चीज़ों के लिए असेस करना है कि इनका जो ब्लड लॉस है, इनका जो ब्लड लॉस है वो किस हिसाब से है, ठीक है। अब स्टार्ट से लेके अभी तक जो है वो कितना ब्लड जो है वो लॉस हो कर चुका है, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है वो हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये जो हेमरेज हुआ है इसका, ठीक है, ये जो ब्लड इसका निकला हुआ है ये किस स्टेज का है। अगर स्टेज 1 है तो कोई इशू नहीं है, इतना रिसिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर स्टेज 2 है तो फिर कभी कभार जो ज़रूरत पड़ जाती है। अगर स्टेज 3 है तो डेफिनेटिव जो है वो रिसिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टेज 4 है तो वो हम फिर ब्लड प्रोडक्ट से सिरप लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को केयरफुली जो है वो असेस करना है, देखना है, और उसके बाद जो है वो ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को हमने किस चीज़ के साथ, किस फ्लूइड के साथ और कितना अमाउंट जो है वो रिसिस्टेट करना है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल एक बंदे के जो है वो एक बंदे का 1 लीटर फ्लूइड जो है या 1 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है, और आपको कोई कह रहा है कि इसे जो है वो रिसिस्टेट कर लो, ठीक है। आप एक अंदाज़ा लगा लेते हो कि भाई इसका तो जो है 1 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है। आपने कितना जो है वो फ्लूइड देना है इस पेशेंट को, इसको रिसिसिटेट करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए। बताइए मुझे, आप किस तरह डिसाइड करोगे कि कितना ब्लड लॉस होगा तो कितना हम फ्लूइड जो है वो रिसिसिटेट करेंगे। वेरी गुड हुमा, कंसर्न बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? एमन एक बार पे सोच लो, देख लो कितना है। एमन के साथ कौन कौन एग्री कर रहा है? 2 लीटर्स पे कौन कौन एग्री कर रहा है? और आपने ये भी नहीं बताया कि 2 लीटर्स किस चीज़ का लगेगा और किस चीज़ के लिए लगेगा, ये भी आप बता दो। ठीक है। सर कॉल मैंने कुछ पूछा है और आप कह रही है ठीक है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कितना फ्लूइड देना है, कितना ब्लड लॉस होगा तो कितना फ्लूइड देना है, किस तरह डिसाइड करना है। बिल्कुल ठीक है हुमा, आपका आंसर ठीक है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी तो कुछ बोले कि सारे आंसर आपने करने हैं।
वहाँ की भी कोई आंसर नहीं करेगा। चलो ठीक है। सो अगर 1 लीटर फ्लूइड या 1 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है, तो हमने 1 लीटर ब्लड के लिए 1 लीटर में, तो उसके लिए हमने क्या लगाना है, 1 यूनिट ब्लड के लिए वन। अच्छा हुमा, मुझे ये बताओ, 1 लीटर ब्लड के लिए 3 लीटर फ्लूइड लगाएंगे कि 1 यूनिट ब्लड के लिए 3 लीटर लगाएंगे? ये कौन कह रहा है कि 1 यूनिट में 1 लीटर ही होता है? कौन कह रहा है कि 1 यूनिट में 1 लीटर होता है? 1 यूनिट 1 पिंट होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि 3 लीटर फ्लूइड जो है वो हम रिससिटेट करते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि कब करते हैं, जब 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाए या 1 यूनिट ब्लड लॉस हो जाए। 1 यूनिट में 1 लीटर नहीं होता। ठीक है, जब 1 लीटर फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम 3 लीटर जो है वो, 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाए तो हम 3 लीटर ब्लड जो है वो दें। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल टू 525 ml। ठीक है, 1 यूनिट में जो है वो कितना ब्लड होता है, 525 होता है। जो हम कहते हैं ना कि 1 पिंट ब्लड दिया, 1 पिंट, पिंट इज roughly equal to equal to 1 यूनिट। सेटअप्स में जो है वो 500 का है और कुछ में 400 का होता है। उसमें जो है वो पिंट जो है वो 500 ml का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जिनमें 1 पिंट ब्लड जो है वो कितना होता है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सेटअप्स में जो है ये 1 पिंट ब्लड जो है वो कितना होता है, 1 पिंट इज इक्वल टू 500 ml। लेकिन कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जिनमें 1 पिंट वो इक्वल है कितने का, वो इक्वल है 400 ml का। तो ये एक रेंज है, 400 to 500 ml जो है ये एक रेंज है। ठीक है, एक पिंट ब्लड का। अच्छा यास्मीन, मैं ये पूछ रहा था, हम असल में ये डिस्कस कर रहे थे कि कितना, अब फ्लूइड रिससिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ये कहा कि कितना ब्लड लॉस होगा तो हम कितना जो है वो फ्लूइड रिससिटेट कर देंगे, हम किस तरह जो है वो डिसाइड करेंगे।
तो हुमा ने आंसर किया कि 1 लीटर फ्लूइड हम देंगे तो एक लीटर ब्लड जो है वो लॉस होगा, तो हमने 3 लीटर फ्लूइड जो है वो रिससिटेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1 लीटर करेंगे या 1 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम बच्चे ये पूछ रहे थे कि यूनिट में और लीटर में क्या फ़र्क है। तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट और लीटर में क्या फ़र्क है। लीटर में 1000 ml होते हैं, लेकिन 1 यूनिट में जो है वो 525 ml होती है, जो कि रफली जो है वो 1 पिंट के बराबर होता है। अब 1 पिंट कितना होता है वो सेटअप्स पे डिपेंड करता है। कुछ सेटअप्स में 400 ml का होता है, कुछ सेटअप्स में जो है वो 500 ml का होता है। ठीक है, 1 पिंट ब्लड। ठीक है, आगे समझ आपको। ओके, सो स्टेज 2 हम पढ़ रहे हैं। आपने फिजियोलॉजी की एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो करेक्ट कर ली है, आपने एडिकेट रिसिसिटेशन भी कर लिया। अब आगे आपने क्या करना है, करेक्टिंग कोएगुलोपैथी। ठीक है, जो उसकी कोएगुलोपैथी है, जो उसकी बाकी चीज़ें कम हो गई है, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल जो उसका डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। लेकिन ये वो इंटरवेंशन है, ये वार्मिंग, ये रिसिसिटेशन, ये कोएगुलोपैथी को करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, ये वो इंटरवेंशन है जो कि हम कहाँ पे देते हैं, दीज इंटरवेंशन और कंटिन्यू इन द क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, जो हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, हमने उधर ही जाके इन चीज़ों को क्या करना है, उधर जाके इन चीज़ों को करेक्ट करवाना है। ठीक है, और करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें वही है, फ्लूइड रिससिटेशन, करेक्टिंग कोएगुलोपैथी या वार्मिंग, ये सारी चीज़ें वही है। कब कि खुदा न खास्ता अगर इन चीज़ों की वजह से जो है वो कोई रिएक्शन हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट एक वाहिद यूनिट है जिसमें हमारे पास सारी फैसिलिटीज़, हर तरह की फैसिलिटी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इस वजह से हम ये चीज़ें उधर कर रहे कि अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए तो ताकि हम उसको जो है वो मैनेज करने की, ताकि हम उसे फिर जो है वो मैनेज कर ले। ठीक है, ऑडियो इशू किस किस को आ रहा है ये बताओ मुझे, क्या इशू आ रहा है वॉइस में। 2 स्टेजेस जो है वो हमने पढ़ लिए, थर्ड स्टेज की तरफ जाते हैं, परफॉर्म डेफिनेटिव ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन चीज़, ये सारी चीज़ें भी हो गई है। ठीक है, आगे जो है वो आपने क्या करना है, आगे आप डेफिनेटिव मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो जाते हो। ठीक है, डेफिनेटिव ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब डेफिनेटिव ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का जो है वो पैर टूटा है तो आपने वो पैर जो है वो ठीक कर लिया। ठीक है, किसी का हाथ टूटा हुआ है तो आपने हाथ कर लिया। ठीक है, इस तरह कहीं से अगर विजिबल ब्लीडिंग हो रही है या इस तरह सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देके, स्पेसिफिक उस चीज़ का ट्रीटमेंट देके जो है वो आपने ठीक करवानी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डैमेज कंट्रोल एंड ट्रॉमा है। डैमेज को हमने किस तरह कंट्रोल किया, 3 स्टेजेस में कंट्रोल किया। हर एक स्टेज के ऊपर हम डेफिनेटिव कोई स्पेसिफिक थेरेपी देते हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश की। ठीक है, ऊन को बंद करने की कोशिश की और कंटामिनेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, हमने फिजियोलॉजी की नॉर्मेलिटी को जो है वो सेट किया। ठीक है, हमने जो है वो पेशेंट को रिसिसिटेट किया और हमने कोएगुलोपैथी को करेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है वो डेफिनेटिव ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जो है वो हम गए। ठीक है, और पेशेंट को हमने जो है वो क्या किया, पेशेंट को हमने डैमेज, पेशेंट के डैमेज को जो है वो हमने कंट्रोल कर लिया। जिनका वॉइस इशू है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, ठीक है, वो काइंडली एक दफ़ा जो है वो रिकनेक्ट कर लें और रिकनेक्ट करके मुझे बताएं।
ठीक है, हो गया ठीक आप लोग की आवाज़ ठीक हो गई है। जो भाई इशू आ रहा था जी फाइनली, थैंक यू सो मच। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, डैमेज कंट्रोल हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल ट्रॉमा। ठीक है, आपके पास पेशेंट है, पेशेंट को जो है वो मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है, तो मल्टीपल ट्रॉमा को जो है वो मल्टीपल ट्रॉमा की डिलेड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आ रही है? ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ट्रॉमा के पेशेंट है, उनमें किन किन कॉम्प्लिकेशंस का जो उन्होंने किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना है? ठीक है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है? ठीक है, तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या है? हेमेटोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ब्लड के रिलेटेड जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले क्या होगा? हेमरेज, ब्लीडिंग हो सकती है, कोएगुलोपैथी है। ठीक है, ये चीज़ें अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी, इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो फास्ट इससे जो है थोड़ा सा फास्ट गुजरूंगा। हेमरेज है, ठीक है, इसके अलावा कोएगुलोपैथी हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है, डीआईसी। व्हाट इज डीआईसी? व्हाट इज डीआईसी? डीआईसी क्या है? व्हाट इज डीआईसी? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हम कहते हैं, क्या है ये? मतलब क्या है इसका? डीआईसी का क्या मतलब है? हर जगह हम बोलते रहते हैं डीआईसी है, डीआईसी है, डीआईसी है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है। क्या है, क्या है ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन? Any idea what is disseminated intravascular coagulation? ठीक है, वेरी गुड मुबशरा सर। हमारी वेस्कुलर सिस्टम में फॉल्स कोएगुलेशन हो जाती है, आर्टरी ब्लॉक होने की चांसेस होते हैं, ब्लड के क्लॉट स्मॉल वेसल में जाते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और ब्लड क्लॉट अच्छा बढ़ जाता है। और वेरी गुड, चलिए आप भी ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि असल में है क्या? देखो, हमारी बॉडी एक नॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हमारी बॉडी में ना कहीं भी इंजरी हो जाती है, कहीं पे इंजरी हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेग में जो है वो इंजरी हो गई है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई है। ठीक है, अब इंजरी में क्या होता है? नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाती है, यहाँ पे सारे प्रोटीन जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सारे प्रोटीन जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, सारी प्रोटीन जो है वो इस तरफ आ जाती है। ठीक है, अब इन प्रोटीन का काम क्या है? इन प्रोटीन का काम है ब्लड क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, इनका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। अब जब ये प्रोटीन, अब ये क्या है? ये तो एक इंजरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोटीन नॉर्मल सिचुएशन में, जो एक जनरल सिचुएशन में नॉर्मली जब आप पेशेंट जो है वो बिल्कुल कोई जो है वो इंजरी नहीं हुई, विदाउट इंजरी सिचुएशन में अगर ये प्रोटीन जो ये ओवर एक्टिव हो जाए, ये ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या हो जाता है? जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तो पूरी बॉडी में जो है वो क्लॉटिंग, वो क्लॉट्स बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ब्लड क्लॉट्स जो है वो
बन जाती है, ठीक है, पूरी बॉडी में। और ये कब क्यों होते हैं, ठीक है, ये किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये किसी कैंसर की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, कार्डियक। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले जो है वो डिसरिथमिया है, ठीक है। हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर एनोरिज्म हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, व्हाट इज वेंट्रिकुलर एनोरिज्म। एनोरिज्म मीन वीक इन ब्लड वेसल, ठीक है सर। असल में ना एनोरिज्म जो वर्ड यूज होता है ना, इसके लिए अगर हम कोई अच्छा वर्ड यूज कर लेना, वो क्या है, वो पॉकेटिंग है। अगर हम कहें ना कि पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग, ठीक है, हम ये अगर कहें तो ये बहुत अच्छी लाइन है जिसमें सारा कुछ जो है वो खुद ही एक्सप्लेन होता है, ठीक है। असल में क्या है, पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग हो जाती है। पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग का क्या मतलब है, पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग का ये मतलब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लाइनिंग है, 3 लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं, 3, सेम 3 लाइनिंग है। अब पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग हम क्यों कहते हैं, यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो ये जगह जो है ये क्या हो जाता है, ये जगह जो है ये इसी तरह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब भी इसी तरह ख़त्म हो जाता है, इनके अंदर एक और जिस तरह ऐसे बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अंदर ये एरिया बन गया, ठीक है। अब ये जो ब्लड आएगा वो इसी के अंदर ही जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो एक क्या बन जाता है, एक पॉकेट सा बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पॉकेट सा बन जाता है, एक जेब बन जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इसको एनोरिज्म को अगर हम ये कहें ना कि एनोरिज्म इज पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग, तो वो चीज़ जो है वो क्या है, वो गलत नहीं है, ठीक है। पॉकेटिंग ऑफ लाइनिंग से जो है वो एक पूरा हमें जो है वो कंसेप्ट मिलता है क्या होता क्या है, ठीक है। तो इसी तरह एक पॉकेट सा बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर एनोरिज्म भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर हार्ट अटैक, ठीक है। और ये जो एनोरिज्म है ना, असल में ये शुरू कहाँ पे होता है, ये सेप्टम पे, बेस ऑफ द सेप्टम, या जो है ये अयोटा की अयोटा के अंदर भी होगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अब तो नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव के बाद सिंपल स्टार्ट हो, नहीं अल्लाह खैर करे। ओके, स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। ओके, इसके अलावा जो है वो हार्ट फेलियर है, ठीक है, डिस्लेथमिया से हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर एम्बोलिज्म। मैं मेडिकल पे नहीं गया था, जो मैं बाहर गया था थोड़ा। एंडोरिज्म पे नहीं गया था, अभी वापस आ जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी सिम्टम्स आ सकते हैं। पल्मोनरी सिम्टम्स में कौन कौन सी आती है? पल्मोनरी सिम्टम में एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एम्बोलाई है, ठीक है, फेट एम्बोलाई या थ्रम्बोलिटिक एम्बो या थ्रम्बोटिक एम्बोलाई दोनों हो सकती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, आरडीएस, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। जीआई में अगर देख ले, क्या होगा, किसने? ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है जीआई में अगर देख ले तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। इसके अलावा एडिनेमिक इलियस हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक एल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एक एनास्टोमोटिक लीक हो सकता है, कोई फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी चीज़ें जीआई में जो है वो आ सकती है, ठीक है। हेपेटिक में अगर देखें, लीवर में देखें तो हेपेटिक एब्सेस और लीवर फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स वगैरह ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पे हम ये बता दें कि ये सिम्टम्स जो है वो आ सकते हैं, या ये प्रॉब्लम्स, ये कॉम्प्लिकेशंस है, ये आ सकते हैं, ठीक है। रिनल में हाइपरटेंशन है, मायोग्लोबिन यूरिया है, ठीक है। इसके अलावा किडनी फेलियर है, ऑर्थोपेडिक में कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, स्किन में वुंड इन्फेक्शन है, डेसेंस है, ठीक है। इसके अलावा स्किन ब्रेकडाउन है, और सिस्टमेटिक में जो है वो सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है ट्रॉमा की। दोबारा कब से स्टार्ट हुई थी? रजिस्टर्स में देख ले, रजिस्टर्स में तो हुआ है ना। हमें क्या क्या रजिस्टर्स नहीं है आपके पास अभी? ये है, ये लो। मैं देख के बताता हूँ। विंटर वेकेशन से पहले इन कैंपस क्लासेस हो रही थी, 24 तक थी ना। 11 को, मैं तो 11 को लेक्चर लिया, पर पता नहीं 11 अगर मंडे है तो, हाँ जी 11 से। मंडे से, मंडे से संडे कोरोना वाला, नहीं नहीं ना कर, तो कोरोना वाला संडे से इस बार निकलना चाहिए। यही तो चाहती है। चलो, ओके। असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंजरी, ठीक है। फिर स्पेसिफिसिटी की तरफ और स्पेसिफिक इंजरीज की तरफ हम आते हैं, ठीक है। एवरी ट्रॉमा पेशेंट रिक्वायर हेड टू डू फिजिकल असेसमेंट, चाहे
ट्रॉमा कोई भी हो, ठीक है, किसी भी एरिया का ट्रॉमा हो, हमने पेशेंट को हेड टू टो जो है वो असेस करना है, हमने पेशेंट को हेड टू टो जो है वो असेस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम थोरेसिक ट्रॉमा की बात करते हैं। थोरेसिक इंजरी द फर्स्ट प्रायोरिटी, थोरेसिक इंजरी में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी, वो एयरवे मैनेजमेंट है, ठीक है। एयरवे को हमने पैटर्न रखना है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी द प्राइमरी प्रॉब्लम इज द रिजल्ट ऑफ अनदर इंजरी। हो सकता है कि किसी और इंजरी की वजह से जो है वो सबसे पहले एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हो, ठीक है। तो हमने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो टंग से हो सकता है, ठीक है, वो टीथ की वजह से हो सकता है, वो डेंचर की वजह से हो सकता है, वो ब्लड की वजह से हो सकता है, या ट्रेकिया को की कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हो सकता है, थायराइड कार्टिलेज की वजह से हो सकता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज की वजह, जिसको हम सी शेप कार्टिलेज बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो थोरेसिक में या एयरवे में जो है, एयरवे किसी भी चीज की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट या ब्लॉक हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एयरवे को पेटेंट करना है, एयरवे को जो है वो, कौन सा टेबल स्किप तो नहीं किया, पूरा पढ़ा दिया, और क्या है इसमें, स्किप तो कुछ भी नहीं किया। कुछ पूछना है इसमें से? कुछ पूछना है इसमें से तो पूछो। कौन कौन से पॉइंट दो सुनिए, बाकी मैंने डायरेक्ट बता दिया ना कि पल्मोनरी मेटालिक्टेसिस, निमोनिया, एम्बोलाई, मेटालिक्टेसिस, एम्बोलाई, निमोनिया, ईआरडी, ऐसी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है कि है क्या। इसीलिए मैंने सिर्फ नाम जो है वो कॉल कर लिए, मैंने सिर्फ बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पूछना है तो पूछ लो अभी, ठीक है। चलो फिर भी मैं बता दें, पेरिटोनाइटिस है। पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनियल जो लेयर है ना, जो एब्डोमिनल लेयर है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है। एडिनेमिक इलियस है। एडिनेमिक इलियस क्या है कि जो एंटेरिक कंटेंट है ना, एंटेरिक कंटेंट जब स्मॉल बॉल से या क्लोन से जो है वो आगे पास नहीं होते, ठीक है, किसी भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, एडिनेमिक इलियस कहते हैं, जिसमें इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। कोई एक एल्केलस कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ है लेकिन एक एल्केलस स्टोन नहीं है उसमें, ठीक है। कोई एनास्टोमोटिक लीक है, ठीक है, कोई जो है वो लीक कर रहा है, किसी जगह से जो है वो लीक हो रहा है, कोई फिस्टुला बना है, ठीक है। तो सिर्फ ऑलरेडी असल में सिर्फ मैंने नाम जो है वो सारे कॉल किए, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू है इसमें तो पूछ लें आप लोग, ठीक है। थोरेसिक ट्रॉमा हो गया। थोरेसिक ट्रॉमा में क्या है कि असेसमेंट और मैनेजमेंट स्पेसिफिक इंजरीज के बारे में हमने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, थोरेसिक इंजरीज में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो एयरवे का आता है, ठीक है। एयरवे को हमने क्या करना है, मैनेज करना है, उसको पैटर्न रखना है सबसे पहले, ठीक है, ओके। ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्रॉमा, ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्रॉमा किसी भी ब्लंट या पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से जो है वो हो सकता है, ठीक है। और कंपेन बाय एसोफेजियल और वस्कुलर डैमेज, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेकिया के साथ साथ जो है वो एसोफेगस और वस्कुलर डैमेज है वो ये ज़्यादातर होता है, क्योंकि एसोफेगस जो है वो कहाँ पे, ब्रेक नहीं देनी, अच्छा ले लो ब्रेक, चलो चलो, बंद ना करना, ऐसे ही रख लो मोबाइल्स अपने, सिस्टम्स ऐसे ही रखो, ठीक है। दोबारा जो है वो ऑनलाइन नहीं होना, नहीं तो फिर आप लोगों ने कहना है कि ऑनलाइन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बंद नहीं करना अभी, ठीक है। 2 घंटे तक यही चलेगा, तो बंद ना करो, वैसे जो है वो 15 मिनट्स का ब्रेक कर लो और जल्दी वापस आ जाओ, ठीक है। चलो।
ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलो ब्रेक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सो हम दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक इंजरीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। स्पेसिफिक इंजरीज में थोरेसिक ट्रॉमा का पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रॉमा के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रॉमा, ठीक है। अब ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रॉमा जो है वो किसी भी ब्लड या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, लेकिन ये कंपेन इसके साथ साथ जो है वो एसोफेगस और वैस्कुलर डैमेज भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसोफेगस जो है वो बिल्कुल ट्रॉमा ट्रेकिया के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो सारे वेस्कुलर, सारे ब्लड वेसल्स जो है वो पड़ी है, ठीक है। रप्चर ब्रोंकाई अपन आर often are present in association with pneumothorax। कोई न्यूमोथोरेक्स हो, कोई रिब फ्रैक्चर हो, उसके साथ जो है वो कोई ब्रोंकाई वगैरह जो है वो ब्रोंकाई रप्चर हो जाती है उसके साथ साथ, ठीक है। ट्रेक्यू ब्रोंकियल इंजरी इज कंसिडर व्हेनेवर न्यूमोथोरेक्स परसिस्ट डिस्पाइट मैनेजमेंट, ठीक है। जब हम नीमोथोरेक्स को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, जब हम नीमोथोरेक्स को जो है वो मेडिसिन देते हैं, ठीक है। नीमोथोरेक्स पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं और फिर भी उसकी जो है वो निमोनिया या नीमोथोरेक्स जो है वो ठीक नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं कि इसकी जो इंजरी है वो क्या है, वो ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी है, ठीक है। कोई नीमोथोरेक्स हो और हम उसे बार बार हम उसे मैनेज करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि इस बंदे को कोई ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी है, ठीक है। डायग्नोसिस यूजुअली इज मेड विद ब्रोंकोस्कोपी एंड और ड्यूरिंग सर्जरी। ये जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ये जो हम कह देते हैं, ये जो हम कंसिडर करते हैं कि ये ट्रेकियोएसोफेजियल या ट्रेकियोब्रोंकियल जो है वो इंजरी है, ठीक है, ये डायग्नोज जो है ये एक्चुअली कहाँ पे होता है, ये क्यों हम बनाते हैं, या तो हम ब्रोंकोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, ब्रोंकोस्कोप से देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है वो हम सर्जरी वगैरह कर लेते हैं, और सर्जरी में हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये ऐसा हो गया या ऐसा हो रहा है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड असेसिंग ऑक्सीजनेशन एंड गैस एक्सचेंज एंड प्रोवाइडिंग पल्मोनरी केयर, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या है, ठीक है, अगर आपके पास ट्रेकियोब्रोंकियल ट्रॉमा का पेशेंट आता है, इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो ये है कि हमने ऑक्सीजनेशन को जो है वो असेस करना है, ठीक है, और गैस एक्सचेंज को जो है वो देखना है, ठीक है। गैस एक्सचेंज को देखना है, ऑक्सीजनेशन को देखना है, और साथ साथ हमने जो है वो पल्मोनरी केयर देना है, साथ साथ हमने पल्मोनरी केयर देना है, ठीक है। बोनी थोरेक्स फ्रैक्चर। बोनी थोरेक्स क्या है? थोरेक्स की जो बोन्स है, जो रिब है, ठीक है, थोरेक्स में कौन कौन से बोन्स है, रिब्स है और स्टर्नम है, ठीक है। सो रिब फ्रैक्चर्स, sternal fractures and flail chest are common in trauma patient. Rib fracture are clinically significant is marker of serious intrathoracic and abdominal injury, source of significant pain and predictor of pulmonary deterioration. अगर हमारे पास कभी पेशेंट आता है रिब फ्रैक्चर के साथ, तो हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले यही देखते हैं, क्योंकि रिब्स की नीचे सारे जो है वो डेलीगेट ऑर्गन से, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इस बंदे का जो है वो क्या है, कोई इंट्राथोरेसिक सीरियस इंजरी है या कोई इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी जो है इसका शिकार है, ठीक है। उसकी वजह से जो है क्या होगा, सिग्निफिकेंट पेन जो है वो फील होगा, ठीक है। और साथ में जो है वो हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हम ये प्रिडिक्शन देते हैं कि इसको कोई पल्मोनरी डिटोरिएशन आएगी, ठीक है। कभी भी इसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकती है, कभी भी जो है इसकी सांस ख़राब हो सकती है, कभी भी इसकी ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। The greatest concern for nurses caring for patient with bony thorax fracture are pain management, effective ventilation and secretion control. अगर हमारे पास पेशेंट आता है बोनी थोरेक्स फ्रैक्चर के साथ, ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है, जो ग्रेटर कंसर्न होता है, वो क्या होता है कि हमने पेन को मैनेज करना होता है, हमने वेंटिलेशन को इफेक्टिव रखना है, और हमने सिक्रीशंस को क्या करना है, कंट्रोल करना है, हमने सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है। लाइफ थ्रेटनिंग थोरेसिक इंजरीज। लाइफ थ्रेटनिंग थोरेसिक इंजरीज कौन कौन सी है? इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज प्राइमरी सर्वे प्रायोरिटीज, जो हमारी बेसिक प्रायोरिटीज है, जो इमीडिएटली जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है वो कौन कौन सी है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्ट है, कोई मैकेनिकली चीज़ कोई फंस गया है गले में, ठीक है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे, आपका एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो ये इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। अगर हम उसे निकाल नहीं सकेंगे 1-2 मिनट में, तो पेशेंट जो है उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। उसके बाद कार्डियक टैम्पोनेट,
उसके बाद ओपन न्यूमोथोरेक्स, और उसके बाद मैसिव हीमोथोरेक्स और फ्लियल चेस्ट। व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, क्या होता है? व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स? क्या होता है? टेंशन है ना, टेंशन क्या है असल में? टेंशन एयर है, ठीक है, प्रेशर है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि जब एयर अंदर ट्रैप हो जाता है पॉजिटिव प्रेशर के साथ, तो वो जो हमारी जितनी स्ट्रक्चर्स है ना अंदर, चाहे हार्ट और लंग्स वगैरह को, उनको कंप्रेस कर लेता है, ठीक है। तो उनको कंप्रेशन, उनकी कंप्रेशन की वजह से जो हमारी फंक्शन है, उनकी जो नॉर्मल फंक्शन है, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन है, वो सारे जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट। वैसे व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेट? लेक्चर ले रहे हो आप लोग? जवाब भी तो दिया करो। कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, किसी को पता है? पेरिकार्डियम में या कार्डियक हार्ट, जिस सेक में सेक के अंदर है ना, सेक और हार्ट के दरमियान में अगर ब्लड या फ्लूइड जो है वो अक्मुलेट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, ठीक है। ओपन न्यूमोथोरेक्स है कि कहीं भी जो है वो बाहर से कोई जो है वो रास्ता है, कोई होल है, कोई पेनिट्रेशन है, और उसकी वजह से जो है वो एयर अंदर जा रही है, तो ओपन न्यूमोथोरेक्स है। मैसिव हीमोथोरेक्स है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, वो क्या है? वो मैसिव हीमोटोरिक्स है, ठीक है। उसके बाद फ्लियल चेस्ट है। फ्लियल चेस्ट क्या है? जो रिपकेज है ना, अगर ये टूट जाएगा ना, ये क्या है? ये फ्लियल चेस्ट है। जब रिप केज जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, ठीक है, वो टूट जाए, उनका जो एक लिंक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, किसके साथ? चेस्ट वॉल के साथ। चेस्ट वॉल से ये डी अटैच हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लेल चेस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चले, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इंट्रीज, ठीक है। जो सेकेंडरी सर्वे प्रायोरिटी है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, वो कौन सी है? थोरेसिक आयोटिक डिसरप्शन, ट्रेकियो ब्रोंकियल डिसरप्शन, मायोकार्डियल कंटूशन, ट्रॉमेटिक डायफ्राम टीयर, एसोफेजियल डिसरप्शन या पल्मोनरी कंटूशन। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसे हमने उसी टाइम जो इसे सेट करना है। और ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है, इसकी वजह से जिंदगी जा सकती है, जा भी नहीं सकती, ठीक है। ओके, व्हाट इज प्लूरल स्पेस इंजरीज? प्लूरल स्पेस इंजरीज इंक्लूड नीमोथोरेक्स। प्लूरल स्पेस के अंदर कौन कौन सी इंजरीज जो है वो आ सकती है, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है? नीमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोनीमोथोरेक्स हो सकता है। नीमोथोरेक्स क्या है? इंट्राफ्लूरल एयर कलेक्शन, एयर है, ठीक है। नीम क्या है? एयर है, ठीक है। हीमोथोरेक्स क्या है? ब्लड कलेक्शन है। हीमोनीमोथोरेक्स क्या है? इंट्राफ्लूरल एयर और ब्लड दोनों जो है वो कलेक्ट हुए। इन अ पेशेंट विद अ प्लूरल स्पेस इंजरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड साइन ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज में भी सीन। जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं ना जिनको प्लूरल स्पेस की इंजरी हो, उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको नज़र आएगा, उनमें आपको इम्पेयर गैस एक्सचेंज की साइन सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है? ऑन गोइंग रीअसेसमेंट इज नेसेसरी बिकॉज इवन इफ द ओरिजिनल प्लूरल टीयर इज स्मॉल इट कैन एक्सपेंड। हमने उस पेशेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ना, हमने बार बार असेस करना है, उन्हें रीअसेस करना है बार बार। क्यों? अगर प्लूरल टीयर जो है, जहाँ पे टीयर हुआ है, जहाँ पे कट वगैरह लगा है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर वो स्मॉल प्रॉब्लम भी है, स्मॉल टीयर भी है, वो एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। पुटिंग द पेशेंट एट रिस्क फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। और इसकी वजह से जो प्लूरल स्पेस की इंजरी है, इसकी
ये टेंशन न्यूमोथोरिक्स में जो है ये कन्वर्ट हो सकती है, और अगर उसमें कन्वर्ट हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, ठीक है। तो हमने पेशेंट के पास में पेशेंट को देख लिया। चेस्ट रेडियोग्राफी और चेस्ट सीटी इज यूजुअली यूज्ड टू डायग्नोस बेस इंजरीज, और इनको डायग्नोस करने के लिए, इनको देखने के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, चेस्ट रेडियोग्राफी रिक्वायर्ड है, ठीक है, या चेस्ट सीटी जो है वो यूजुअली हम करा लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इंटेल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट एयरवे वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने पेशेंट का एयरवे जो है वो मैनेज करना है, एयरवे जो है वो पैटर्न रखना है। एयरवे पैटर्न रखने का क्या मतलब है, आपने कोई भी जो है वो या तो जो नेचुरल एयरवे है हमारा, या तो वो मेंटेन करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने आर्टिफिशियल एयरवे डाल के, ठीक है, और नेजल या कोई एटीटी वगैरह कुछ भी आप डाल के जो है वो आपने क्या करना है, एयरवे को बस ओपन रखना है ताकि उसके अंदर जो है वो एयर जाए। एयरवे आपने ओपन कर रख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेंटिलेशन का ख्याल रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। वेंटिलेशन हो रही है, एयर अंदर जा रहे हैं, अब इस वेंटिलेशन की वजह से जो है वो ऑक्सीजनेशन भी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, वो भी देखना है। A large bore chest tube is inserted to drain the air or blood from the pleural space and re-expand the lungs. इसके लिए हम और क्या करते हैं, एक लार्ज बोर जो है वो चेस्ट ट्यूब डालती है, ठीक है। वो चेस्ट ट्यूब किस लिए इंसर्ट कर लेती है, ताकि जितना एयर या जितना ब्लड अंदर अकोमोलेट हुआ है फ्लोरल स्पेस के अंदर, उनको हम ड्रेन कर सकें, ठीक है। और ड्रेनेज के बाद जो है वो हम फिर क्या करें, लंग्स को री एक्सपेंड कर ले, ठीक है। ड्रेनेज के बाद हम लंग्स को री एक्सपेंड कर ले, ठीक है। द नर्स मोनिटर द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ड्रेन इनटू द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डिवाइस, ठीक है। और नर्स ने क्या मोनिटर करना है, नर्स ने मोनिटर करना है, देखना है साथ साथ कि जितना कितना ब्लड जो है वो द अमाउंट ऑफ ब्लड, वो अमाउंट ऑफ ब्लड देखना है जो हम ड्रेनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम चेस्ट ट्यूब के जरिए जो है वो निकाल रहे होते हैं, वो हमने मोनिटर करना है, वो हमने देखना है। Drainage of more than 200 ml per hour for consecutive 2 hours may indicate a significant injury and the need of further follow-up. अगर कंसेक्यूटिव 2 घंटे जो है वो कंटिन्यूसली 2 घंटे जो है वो ड्रेनेज ट्यूब लगा और उसमें 200 ml पर आवर की से ज़्यादा आया, मतलब 2 घंटे में अगर 400 ml से ज़्यादा ब्लड आया, ज़्यादा ड्रेन आया, ड्रेन में जो है वो ज़्यादा ड्रेनेज आया, तो इसका मतलब क्या है कि इस पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट इंजरी है, ठीक है। ये पेशेंट जो है ये किसी मेजर इंजरी के साथ है और इसे फर्दर फॉलोअप की ज़रूरत है, फर्दर जैसे चेकअप करने की ज़रूरत है, फर्दर जैसे ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैसिव हीमोथैक्स, द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज ऑफन अ लार्ज सिस्टमैटिक वेसल और मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कहाँ से होती है, ब्लड जहाँ पे मौजूद होगा वहीं से ब्लीडिंग होगी। ब्लड कहाँ से मौजूद है, ब्लड सिर्फ सिस्टमिक ब्लड वेसल्स के अंदर है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्या है, वो ब्लड मौजूद है। अब ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम आई, या मीडियास्टिनल जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी है, लंग्स है या हार्ट है, ठीक है। यहाँ भी ब्लड मौजूद है ना, हार्ट में, लंग्स में और, ठीक है। अब अगर यहाँ भी इन में कोई इशू आया, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। लेफ्ट मैसिव हीमोथोरिक्स इज मोस्ट कॉमन, लेफ्ट साइड का जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और मोस्टली वो किसकी वजह से होती है, वो आयोटिक रप्चर की वजह से होता है, क्योंकि आयोटा जो है वो लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आयोटिक रप्चर की वजह से जो है वो हो सकती है। पेशेंट विद मैसिव हीमोथोरिक्स में गो इनटू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एंड रिक्वायर इमीडिएट थोरेक्टोमी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। हम क्या करते हैं, हम जो है वो मैसिव हीमोथोरिक्स के साथ पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में जा सकता है। इसी वजह से जो है वो हमने उसी टाइम जो है वो थेरेक्टोमी करनी है, ताकि जो है वो ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में नहीं जाती है, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, उनमें हाइपोलिमिक शॉक के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो है उनका कंटिन्यूसली जो है वो लॉस हो रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो कम हो रहा होता है। इसके अलावा जो है वो डिज़निया में जा सकता है, डिज़नी के साथ साथ वो टिकिपनिया में जा सकता है, ठीक है। और अगर डिज़निया टिकिपनिया में जा रहा है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो ऑक्सीजनेशन ना पूरी होने की वजह से जो है वो साइनोसिस में जा सकता है, वो साइनोटिक हो जाता है, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ दीज पेशेंट शुड ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक स्टेज, ठीक है। और इनिशियली हम इसको किस तरह मैनेज करते हैं, इनिशियली हम इनको ऐसे मैनेज करते हैं इन पेशेंट्स को कि इनको हम शॉक स्टेज पे जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। आई थिंक काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, काफ़ी है यहाँ तक।
आगे हम इंशाल्लाह फिर कल बढ़ेंगे। या यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँगा।